हेलो, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 साइंस के लिए। वैसे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ना है तो आज आप इसको पढ़ो। मैंने इसको 2 पार्ट्स में कवर किया है। ओके, फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या देखने जा रहे हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या क्या है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इस क्लास में आज है, सबसे पहले हम लोग कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों की। इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन, जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर सब टॉपिक्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज कैल्टल इक्वेशन, हाउ कैन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ओके, अब इसके अलावा और हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे एनसीईआरटी के और उनके सॉल्यूशंस के साथ आपको समझाएंगे कि कैसे आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कि अब आजकल सीबीएसई का पैटर्न आप जानते हैं चेंज हो चुका है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपने पढ़े हुए तो हैं ऊपर ऊपर, लेकिन जब उसको आप एप्लीकेशन फॉर्म में बताना चाहेंगे तो आपके लिए आपको उसके थोड़ा सा प्रॉपर थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, तो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पीवाईक्यूज। ओके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे, बट चैप्टर के एंड में देखेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट एक बात मैं आपको अभी से बता दूं कि मेरा ये क्लास फ्री बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि फ्री में क्लास कर लेंगे, बिल्कुल नहीं है। फ्री का मतलब है मुझे फीस चाहिए, बट फीस में आप क्या दोगे मुझे, फीस में आप मुझे दोगे अपना प्रॉपर टाइम, कंप्लीट चैप्टर पढ़ोगे, लास्ट तक देखोगे, प्लस पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कंसंट्रेशन लेवल प्रॉपर बना रहे। इसलिए मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर किया है। वैसे जितने भी टॉपिक्स होंगे, अगर मुझे लगता है कि वो थोड़े से लेंदी हो रहे हैं तो मैं उनको 2 पार्ट्स में कवर करूंगा, बट आपको प्रॉपरली फुल कंसंट्रेशन के साथ चैप्टर को सुनना है। इसके अलावा आपको सिंसियर होना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और, जोश मीटर। करेक्ट, तो जोश मीटर के साथ साथ अभी आपको होश मीटर पर भी अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जोश में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। अगर आपको बहुत सारा टॉपिक बहुत अच्छे से आ गया है, एग्जाम में जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो मैंने क्या बताया, जोश के साथ साथ अपना होश भी टॉप पर रखिए। होश का मतलब है पेशेंस के साथ इस चैप्टर को पढ़िए और एक एक माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें अपने माइंड में सेट करते आइए, तब कहीं जाकर के आपका चैप्टर प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम तैयार होगा। तो चलिए अब अपने चैप्टर पर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में क्या है, सम बेसिक क्वेश्चंस तो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। ये डेरी किसने लिख दिया भाई यहाँ पे, इट इज नॉट डेरी, डेरी नहीं है। ओके, इट इज है डेली लाइफ। कौन करके गया है भाई डेली, ये है आपका डेली लाइफ। डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देखना है मुझे। डेली मतलब एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे लाइफ में हम इस चैप्टर को कहाँ कहाँ अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन का मतलब आप किसी चेंज की बात कर रहे हैं, और वो चेंज कैसा है, केमिकल चेंज है। अब आप इस केमिकल चेंज को अपने आसपास कहां देख पा रहे हो। करेक्ट, चलिए यहां से बात अपनी शुरू करते हैं। केमिकल चेंज का मतलब क्या है, केमिकल वर्ड का मतलब क्या है। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बोरियत लगती है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता है, देखिए साइंस पढ़ने का किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप उसको अपने आसपास के एग्जाम्पल्स में ढूंढिए। जब आप उसको अपने आसपास के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में ढूंढेंगे तो आपका चैप्टर थोड़ा सा इजी और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। करेक्ट, ये जो एग्जाम्पल्स आपके हैं हमारे राइट हैंड साइड पर, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मेल्टिंग है, श्रेडिंग है, बॉइलिंग है, चॉपिंग है। करेक्ट, और दूसरी तरफ आप यहां देखिए कंबशन है, रॉटिंग है, रस्टिंग है, डाइजेशन है। तो दोनों में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। करेक्ट, अगर आपने क्लास 7th और 8th में फिजिकल और केमिकल चेंज चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये वो बच्चे समझ पा रहे होंगे जिन्होंने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ लिया है। ओके, तो ये जो मैंने अपने राइट हैंड साइड पे एग्जांपल्स लिए हैं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। आइसक्रीम अगर मेल्ट होगी तो मेल्ट होने के बाद
क्या उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी? क्या उसकी स्वीटनेस बदल जाएगी? क्या उसका कलर बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी स्टेट बदल जाएगी? हाँ, क्या सकती है, स्टेट बदल सकती है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, बट वो एक फिजिकल चेंज है। करेक्ट। ऐसे ही शेडिंग ऑफ पेपर, पेपर को आप कट करें, पेपर को सिंपली फाड़ दें, तो वो क्या एक केमिकल चेंज होगा? नहीं। इसी तरह से अगर आप फ्रूट्स कट कर रहे हैं, वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो यहां पर ये सारे के सारे चेंजेस कहते हैं फिजिकल चेंजेस हैं। फिजिकल चेंजेस। देखिए, इस चैप्टर में आपसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कोई नहीं पूछेगा क्लास 10th लेवल पर, बट चैप्टर की समझ के लिए उसका बेस जानना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले मैं आपको फिजिकल और केमिकल चेंज में थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूं, फिर हम इस चैप्टर पे आते हैं आपके 10th के लेवल पर। करेक्ट। तो फिजिकल चेंज का मतलब हो गया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसा चेंज आता है जहां पर ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बदलती हैं, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि उनका शेप, उनका साइज, ओके, ये सारी चीजें अगर बदल रही है, दैट मीन्स हम उन्हें कहेंगे फिजिकल चेंज। जैसे पेपर का पीस एक बड़ा सा था, मैंने उसको कट कर दिया, ठीक है। अब इस पेपर के पीस को मैंने जब फाड़ा यहां से, तो क्या मैंने यहाँ पर कोई केमिकल चेंज किया? बिल्कुल नहीं किया। मैंने यहाँ पर क्या किया? फिजिकल चेंज किया, पेपर के साइज को कम कर दिया, या मैंने पेपर को क्रश कर दिया। अब अगर मैंने पेपर को क्रश किया है तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, ओके। बट अगर मैं इस पेपर को जलाता हूं, क्या करता हूं, अगर मैं इस पेपर को अपने मैच स्टिक की हेल्प से जलाता हूं, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। अब आप देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई दिया। अब ये आपको जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है? ये कार्बन है। अब ये आपका एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ओके। तो केमिकल चेंज इसमें क्या आया? केमिकल चेंज सिंपली ये आया है कि जब आपने पेपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाया, तो उसमें पेपर की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। करेक्ट। तो जो हमारा कंबशन है, ये एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है किसका? केमिकल चेंज का। किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का, ओके। इसी तरह से घर में बहुत सारे फ्रूट्स रखते हैं, जो रखे होते हैं, अक्सर अगर आप उनको फ्रिज में ना रखिए, बाहर ही छोड़ दिए जनरली समर सीजन में, तो वो खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और फिर उनमें केमिकल चेंजेस आने लगते हैं, उनका टेस्ट बिगड़ जाता है, उनका कलर खराब हो जाता है। करेक्ट। इस तरह से रस्टिंग आपने देखा होगा कि किसी भी आयरन पीस को जब आप मॉइस्चर देते हैं, अगर आपके घरों में कोई भी टूटा फूटा आयरन का टुकड़ा छत पे पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर जनरली रस्ट यानी कि जंग लग जाता है। करेक्ट। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज, ओके। तो अब केमिकल चेंज होता है कि अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बर्निंग ऑफ पेपर का, ओके। तो डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज, देखिए बेटा, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा केमिकल चेंज को जानना जरूरी है। जान लेते हैं क्या हर्ज है, ओके। तो देखिए, क्लास 7th में आपने फिजिकल और केमिकल चेंज, क्लास 8th में आपने फिजिकल और केमिकल चेंज चैप्टर पढ़ा है, जिसमें आपको डिफरेंस भी अच्छे से पता है। केमिकल चेंज का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जब किसी सब्सटेंस में चेंज आए और हमें कोई नया सब्सटेंस मिल जाए। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं कि आप अक्सर देखते हैं कि हाइड्रोजन है, करेक्ट। वाटर सबने देखा है, वाटर देखा ना सबने, वाटर देखा है। हाइड्रोजन एक गैस है, करेक्ट। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? एक आपकी गैस है। और ऑक्सीजन भी एक गैस है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो हमको एक न्यू सब्सटेंस मिलता है, जो होता है वाटर, जो कि क्या है? एक लिक्विड है। करेक्ट। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर, या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब दो डिफरेंट गैसेस मिल रही हैं, करेक्ट, जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग हैं, और वो आपस में जब कंबाइंड हो रही है या रिएक्ट कर रही है एक दूसरे से, तो हमको एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, जो कि है वाटर। बस इतना सा ही केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज इज द चेंज of chemical properties in a substance which undergoes chemical reaction or chemical change, correct। यानी कि जिस भी सब्सटेंस में कोई चेंज आए और वो चेंज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आए, जिसकी वजह से हमको एक न्यू सब्सटेंस मिल जाए और जिसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली उन सब्सटेंसेस से अलग हैं जिनसे वो बना है। करेक्ट। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये न्यू सब्सटेंस है और ये आपके ओरिजिनल सब्सटेंस थे। तो जो इनिशियल सब्सटेंस जिनको आप रिएक्टेंट्स कह रहे हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन इसी टॉपिक में, तो उसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट। बट यहां पर आप जान लीजिए कि ये दोनों क्या हैं? दे आर रिएक्टेंट
करेक्ट। और ये क्या है आपका, ये प्रोडक्ट है। तो ऐसा चेंज जिसमें प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पूरी तरह से डिफरेंट होती है रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। करेक्ट। इतनी डिटेल में हमें यहाँ पर नहीं जाना है, बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था, जो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है क्लास 10 के लिए, वो है ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं तो हमें क्या क्या चीजें उस रिएक्शन के अंदर दिखाई देती हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या क्या ऑब्जर्वेशन, मतलब एक छोटा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फिर से वही लिया हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है, वाटर। करेक्ट। अब हमें ऑब्जर्वेशन इसमें देखनी है, तो हमें पहली ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई दे रही है, चेंज ऑफ स्टेट। करेक्ट। कभी भी कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये आपकी मेन 4 ऑब्जर्वेशन हैं, जिसमें से पहला मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाने का, जहां पर हम देख रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट। इसका मतलब कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें चेंज ऑफ स्टेट होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, बट इनसे मिलकर बनने वाला कंपाउंड एक क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज ऑफ स्टेट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा चेंज ऑफ कलर, बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। करेक्ट। कौन सा, कि जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 के अंदर आप एक आयरन नेल डाल देते हैं, यानी कि यहाँ पर किसकी रिएक्शन हो रही है, आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से हो रही है। करेक्ट। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब आयरन के ऊपर कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है या कॉपर सल्फेट में आप आयरन नेल को डालते हैं, तो जब इन दोनों में आपस में रिएक्शन होती है तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। करेक्ट। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इनिशियली किस कलर का है, ब्लू कलर का है। जब ये आयरन से रिएक्ट करेगा तब बनेगा फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट। करेक्ट। और जो आपकी आयरन नेल थी उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि आपको ब्राउन कलर का मिलेगा। करेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो हमें ऑब्जर्वेशन मिल रही है वो किसकी मिल रही है, चेंज ऑफ कलर की मिल रही है। करेक्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा एग्जाम्पल था इसलिए मैंने आपको लिया हुआ है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब आयरन नेल आप डालते हो और आयरन और कॉपर की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कौन सा सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है, आयरन सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसलिए हम ये देख पा रहे हैं कभी भी कोई केमिकल चेंज आता है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें कलर ऑफ चेंज एक मेजर ऑब्जर्वेशन है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी रिएक्शंस मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। करेक्ट। अभी आप एग्जांपल्स के फॉर्म में देखिए। नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। ये भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है, कहीं पर भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। करेक्ट। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसमें से एक आपका है चेंज इन टेम्परेचर। ओके। आपने अगर इस प्रैक्टिकल को किया है, नहीं किया है, तो आज ही जाकर ये करके देखिएगा। एक बीकर लीजिए, टेस्ट ट्यूब लीजिए, ग्लास लीजिए, जो भी आपके पास है, उसमें ले लीजिए आप कैल्शियम ऑक्साइड, TaO। करेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप नॉर्मली चूना बोलते हैं। करेक्ट। इस कैल्शियम ऑक्साइड में आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। करेक्ट। मार्केट में मिल जाता है, पाउडर फॉर्म में होगा। उस कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर के ऊपर आप क्या डालिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, वाटर मिक्स कर लीजिए इसमें। जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो हमें इस कंटेनर के टेम्परेचर में कुछ चेंज ऑब्जर्व होगा। करेक्ट। आप बाहर से इस कंटेनर को टच करेंगे तो हल्का सा वार्म हो जाएगा, हल्का सा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब जो वाटर का टेम्परेचर था वो क्या हो गया, राइज हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया, थोड़ा सा राइज हो गया। इसका मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो वाटर के टेम्परेचर का बढ़ना क्या दिखा रहा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO जब वाटर से रिएक्ट करता है, CaO जब वाटर से रिएक्ट करता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम कहते हैं CaOH होल ट्वाइस। करेक्ट। अब ये सब्सटेंस जब बनता है तो हमारे केमिकल चेंज आ गया। करेक्ट। एक हमें नया प्रोडक्ट मिल गया, साथ ही साथ कुछ इवोल्यूशन ऑफ हीट भी हुआ, यानी कि टेम्परेचर ऑफ चेंज भी हुआ। और वो टेम्परेचर ऑफ चेंज इस बॉडी के, जिस कंटेनर में आपने लिया है, इसको टच करने पर आपको फील होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। करेक्ट। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि कभी कभी जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो गैस भी इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देखिए,
सोडियम, कभी भी सोडियम या कोई भी मेटल, एक जनरल रिएक्शन पहले मैंने लिख रखी है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड दे गिव मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हमेशा कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। कभी भी कोई भी मेटल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए कि सोडियम, करेक्ट, जब HCl से रिएक्ट करता है तो बनता है NaCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट्स कौन है? सोडियम और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये 2Na और प्लस 2HCl से क्या अलग हो जाता है? देखिए यहाँ पर 2Cl है और यहाँ पर 2Na है, ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं? 2NaCl बना लेते हैं, करेक्ट। अभी हम स्केलेटल इक्वेशन बताएंगे, बैलेंसिंग बताएंगे, उसमें ज्यादा क्लियरली ये सारी चीजें आपको हम बताते जाएंगे। फिलहाल अभी आप इस पॉइंट को माइंड में देखेंगे, करेक्ट, कि जो आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस है उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? उसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जब कोई भी मेटल किसी एसिड से अटैक करता है तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, करेक्ट। और यहाँ पर बनेगा क्या? 2NaCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, करेक्ट। बैलेंसिंग बताएंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का क्या मतलब है, वो आगे में आपको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्या आता है? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अभी तक आपने केमिकल रिएक्शन जान लिया, केमिकल रिएक्शन जान लिया, करेक्ट, केमिकल चेंज जान लिया। अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन को जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसको अगर आप एक डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब हो गया अगर हम इसको लिखें कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड इट गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये ज्यादा आपका एक लॉन्ग मेथड हो जाता है, ज्यादा टाइम टेकिंग मेथड हो जाता है। इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन के, केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन फॉर्म को देखते हैं। अब इक्वेशन क्या है, फिर से आते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जिसके 2 पार्ट्स हों, करेक्ट। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जिसके 2 पार्ट्स हों। मैथ्स में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, बीच में इक्वल टू लगा रहता है, इक्वल टू के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका RHS, दूसरा आपका LHS। सेम उसको यहां पर भी कंपेयर कर सकते हैं कि यहां पर भी इक्वेशन के 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एक हमारा LHS, दूसरा RHS। अब पहले बात करते हैं केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ये तो मैंने आपको इक्वेशन का मतलब बताया, केमिकल इक्वेशन है क्या एक्चुअली में? तो केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसमें यूज होने वाले या उसमें पार्टिसिपेट करने वाले केमिकल्स के शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हुए एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने लिखी हुई है, उसके अंदर यूज होने वाले जो केमिकल्स हैं उनके शॉर्ट फॉर्म, उनके फॉर्मूलाज को यूज करते हुए जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, करेक्ट, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल वर्ड में अगर बोले तो केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वेयर द नंबर ऑफ एटम towards reactant side is always equal to the number of atoms towards product side, correct। अब एक एग्जांपल है यहाँ पर, इवन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, जो मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, उसी को मैंने इस इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया है। जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो बनता है आयरन सल्फेट, देखिए ग्रीन कलर का, और कॉपर डिपॉजिट हो जाता है आयरन पर। तो ये जो पूरा एक डिस्क्रिप्शन था, इस डिस्क्रिप्शन को ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, करेक्ट। अब इस इक्वेशन में आपको लेफ्ट हैंड साइड पर 2 केमिकल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक आपका क्या है? आयरन, एक है आपका कॉपर सल्फेट। ये दोनों यहाँ पर क्या है? ये दोनों यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच अंडरगो केमिकल चेंजेस। बात समझ में आई कि रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच अंडरगो केमिकल चेंजेस, मतलब रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें केमिकल चेंज होता है।
एंड प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। अब आप देखिए यहां से कि आयरन कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, वो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए वो कॉपर को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह आके चिपक जाता है, बैठ जाता है। होता है नहीं क्लास में अगर सीट पर 3 बच्चे बैठे होते हैं तो एक बच्चा अगर उसी पर्टिकुलर सीट पर बैठना चाहता है और अगर 3 बच्चों में से तीनों ही बच्चे थोड़े से कमजोर हैं और वो पावरफुल बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा है, हेल्दी है, तो हटा देता है उसको, कहता है हटो पीछे जाओ, मैं बैठूंगा यहाँ पर। तो सेम वही चीज है कि जो आपका आयरन है ये कॉपर से ज्यादा थोड़ा सा पावरफुल है, इसलिए क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ चला आता है और बन जाता है आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, जो कि किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। और कॉपर बेचारा आयरन के ऊपर आकर के डिपॉजिट हो जाता है ब्राउन कलर का। बैलेंस इट। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। अब स्केलेटल वर्ड का मतलब आप क्या समझ पा रहे हो यहाँ पर, स्केलेटल। ओके, तो देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि स्केलेटल इक्वेशन इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस्ड क्या है, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल वर्ड का क्या मतलब है। देखिए कोई भी आप रिएक्शन देखते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन देखते हैं, तो उसमें अगर आपको केवल रिएक्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं और प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट, और उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। मतलब सपोज मैं अगर इस एग्जांपल की बात ले रहा हूं कि ये हमारा एक एग्जांपल लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन का, जिसमें आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, करेक्ट। अब इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं, अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर आयरन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और यहाँ पर जो आयरन के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो अनइक्वल हैं, करेक्ट। यहाँ पर आयरन कितने हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ओनली 1 एटम दिखाई दे रहा है। आयरन के कितना एटम है, 1 एटम है, करेक्ट। जबकि यहाँ पर आयरन कितने एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये बात आप समझ पा रहे होगे, करेक्ट। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये हमारे यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हमारा, देखिए 4 है, करेक्ट, यहाँ पर 4 है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन में जहां पर भी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल होते हैं तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। करेक्ट, क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। तो स्केलेटल इक्वेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्केलेटल इक्वेशन इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन where number of atoms towards the reactant side is not equal to the number of atoms towards product side। मतलब एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब है कि मास चेंज नहीं होता है। ओके, तो अगर मास चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब एटॉमिक मास आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके लिए हमारे लिए जो हमारे एटम्स हैं, एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उनका नंबर सेम होना चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। और स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, चलिए उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। एक एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है जिसको हम क्या करने जा रहे हैं, बैलेंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले 2-3 चीजें हम आपको बता दें जिनको बिल्कुल नहीं पता होगा इसके बारे में। अगर आप देखते हैं लिखा हुआ है 2H, तो इसका क्या मतलब है, कितने बच्चों को पता है, इसका मतलब होता है 2 एटम्स ऑफ, अगर यहाँ पर H है तो सपोज हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन, करेक्ट। और अगर लिखा हुआ है H2 तो H2 को हम कहते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन ये कंप्लीट गैस है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन एटम सेपरेटेड हैं, अभी इनमें कोई कॉम्बिनेशन, कोई रिएक्शन नहीं हुई है। जबकि इस केस में दोनों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स बन चुके हैं और अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ कंबाइंड स्टेट में आ चुके हैं। तब हम इसको बोल रहे हैं हाइड्रोजन गैस, दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। तो हम लोग क्या बैलेंस करते हैं,
अच्छा, इसको आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर दो एटम्स से जुड़ करके ही ये हाइड्रोजन बनी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर भी दो एटम्स है, यहाँ पर भी दो एटम्स है, बट यहाँ पर दोनों एटम्स सेपरेटेड है, जबकि यहाँ पर दोनों एटम्स कंबाइंड है, बट एटम्स दो ही रहेंगे यहाँ पर भी। करेक्ट। तो कभी भी हम किसी भी स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम किसी भी कंडीशन में अपने एलिमेंट्स में यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 लिखा है, तो हम क्या यहाँ पर 4 लिख के इसको बैलेंस कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तो बैलेंस करते कैसे हैं? चलिए, तो देखिए, बैलेंस करने के लिए किसी भी इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। क्या मैंने बोला? फर्स्ट स्टेप में हमको क्या देखना है? फर्स्ट स्टेप में हमको देखना है कि कंपाउंड और एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब वो कहीं भी हो सकता है, चाहे वो प्रोडक्ट साइड पर हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड पर हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हमें सबसे पहले चेक करना है, पहला स्टेप। कभी भी हमें इक्वेशन बैलेंस करनी तो हम क्या चेक करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाला कंपाउंड या एलिमेंट या मॉलिक्यूल, वो चाहे किसी भी साइड पर हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड पर हो, चाहे वो प्रोडक्ट साइड पर हो। अब इस एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं कि जब हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन सिंगल है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड पर आपका ये सिंगल है। हाइड्रोजन की बात हम करेंगे तो ये आपका रिएक्टेंट साइड पर 2 एटम्स के साथ है। जबकि प्रोडक्ट की तरफ आ जाइए तो आयरन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि प्रोडक्ट साइड पर जो ऑक्सीजन है वही मैक्सिमम है एटम के नंबर ऑफ एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम सबसे पहले किस एलिमेंट को बैलेंस कर देते हैं, किस एटम को बैलेंस करते हैं? जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं। तो इस इक्वेशन में आप फेरिक ऑक्साइड को देख पा रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं और यहाँ पर क्या है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने इस वाले जो हमारा प्रोडक्ट है इसकी वजह से हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो यहाँ पर कितने हैं? 4 है। अब हमें इस ऑक्सीजन को 4 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? देखिए, फिर से इस रिएक्शन को लिखते हैं। अब ये रिएक्शन कुछ ऐसी बन जाएगी हमारी। अब इसको 4 बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 4 हाइड्रोजन से पहले लिखेंगे। देखिए, अब हमारी रिएक्शन थोड़ी सी बैलेंस हो गई है। यहाँ पर 4 एटम्स थे, यहाँ पर 4 लिखने से 4 इंटू ऑक्सीजन का 1 एटम, 4 1 जा 4, मतलब हमने ऑक्सीजन को दोनों साइड पर क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। चलिए, ऑक्सीजन बैलेंस तो हो गई है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय हमारा हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर चेक करेंगे तो कितना है? हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर कितना है? हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर है 2 एटम्स, जबकि यहाँ पर अब कितने हो गए? 4 2 जा 8 एटम हो गए। तो अगर हमें इस हाइड्रोजन को 8 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 लगा देंगे। अब रिएक्शन हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी, Fe प्लस 4H2O गिव Fe3O4 प्लस 4H2 हो गया हमारा। करेक्ट। तो इस पर ध्यान दीजिए, ये हमारा 4H2 हो गया है। अब दोनों साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। अब हमारा हाइड्रोजन इस साइड कितना हो गया? 4 2 जा 8, इधर भी 4 2 जा 8। तो सेकेंड स्टेप में हमने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया है। इधर हमने 4 1 जा 4 ऑक्सीजन कर दिया है, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 2 जा 8 हाइड्रोजन कर दिया है, यहाँ 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया। अब हमारा बचा क्या? अकेले बचता है आपका आयरन। तो चलिए लास्ट स्टेप में हम आयरन को भी बैलेंस कर देते हैं। अब आयरन को बैलेंस करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर आयरन कितने हैं? 3 है। यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बन के आ रही है वो क्या आ रही है? वो 3Fe प्लस 4H2O गिव Fe3O4 प्लस 4H2। करेक्ट। तो जो लास्ट वाली हमारी इक्वेशन है यही हमारी कंप्लीट फाइनल इक्वेशन है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए हैं? बैलेंस हो गए। आयरन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड पर भी 3 है, और आयरन की बात करें
तो प्रोडक्ट साइड पर भी हमारा 3 ही आ रहा है। इस तरह से हम इस पूरी रिएक्शन को देख रहे हैं जो हमारी बैलेंस हो चुकी है। करेक्ट। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग का क्लियर हो गया होगा। आप और एग्जाम्पल्स इसके ट्राई कर सकते हैं। करेक्ट। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। कभी भी किसी भी इक्वेशन में जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर अनइक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। करेक्ट। स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले कंपाउंड को चूज करते हैं या मॉलिक्यूल को चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका Fe+H2O गिव्स Fe3O4+H2 था। इसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा थे 4, तो हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। कैसे? H2O से पहले 4 लिख करके। करेक्ट। हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय हमने देखा कि 4 अगर हाइड्रोजन के पास आ रहा है तो हमारा हाइड्रोजन एक साइड 8 हो गया जबकि दूसरी साइड हमारा 2 ही था। अब हमने क्या किया, H2 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए यहां से 4 लगा दिया तो हमारा 4 टू 8 मल्टीप्लाई हो गया, ये बैलेंस हो गया। लास्ट हमारा जो बचा था वो बचा था आयरन। आयरन हमारा एक साइड 1 एटम था, दूसरी साइड 3 एटम था। तो हम क्या करेंगे, आयरन की तरफ भी 3 ले लेंगे। अब हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2O। ओके, तो ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन तक टॉपिक कवर हुआ। अब हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। देखिए किसी भी क्वेश्चन को जब हम एग्जामिन करते हैं, जब किसी भी रिएक्शन को देखते हैं, ओके, तो हमें केवल उसके बारे में इतना पता चलता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं। ओके, बट अगर हम उनके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या क्या हैं। अगर हमें फिजिकल स्टेट पता चल जाती तब हम पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में जान पाते हैं और उसकी कंप्लीट जो नॉलेज है वो हमें हो पाती है। इसका मतलब सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिकल इक्वेशन में। अब केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स का मतलब है कि जैसे कोई भी एलिमेंट अगर सॉलिड फॉर्म में यूज हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में यूज हो रहा है, गैस फॉर्म में यूज हो रहा है, तो रिएक्शन में इसी सॉलिड लिक्विड गैस या अगर वो वाटर में मिक्स है तो उसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। उसके ऊपर कितना हम टेम्परेचर दे रहे हैं, उस रिएक्शन को कराने के लिए क्या हम हीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उसको कितना प्रेशर दे रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये सारी चीजों को हम सिंबलाइज करते हैं। हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, एक सिंबल दे देते हैं। इसी को हम कहते हैं राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। करेक्ट। अब जैसे इस इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे थोड़ी सी ये वाली, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका ये क्या है, आयरन किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। करेक्ट। कॉपर सल्फेट आपका सोल्यूशन है, ठीक है। अब सोल्यूशन है तो ये आपका एक्वस हो जाएगा, ये आपका फेरस सल्फेट ये भी आपका एक्वस हो जाएगा और ये आपका कॉपर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ओके, और रिएक्शंस देख लेते हैं कुछ और। जैसे सोडियम, देखिए ये आपका सॉलिड फॉर्म में है सोडियम। यहाँ पर HCl भी आप कह सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में है। NaCl आपका सॉलिड और हाइड्रोजन आपका गैस फॉर्म में। तो हमें अगर इस इक्वेशन को देखना है तो यहाँ पर हमें केवल इक्वेशन के बारे में बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि इसमें कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में है। तो फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उन फिजिकल स्टेट्स को कुछ सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। तो अब उस क्या क्या स्टेट्स हो सकती है, अगर कभी किसी भी एलिमेंट, किसी भी रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम आपका अगर सॉलिड फॉर्म में यूज हो रहा है तो सॉलिड के लिए हम लोग स्मॉल s यूज करते हैं। अगर गैस फॉर्म में यूज हो रहा है तो उसके लिए हम लोग स्मॉल g यूज करते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में वो यूज हो रहा है या लिक्विड फॉर्म में वो बन रहा है, ये रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही में हो सकते हैं, तो हम वहां पर स्मॉल l यूज करते हैं। अगर किसी सब्सटेंस A को वाटर के साथ मिक्स किया जा रहा है तब हम इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, AQUOUES, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर कोई भी सॉल्यूशन एक्वस है, करेक्ट, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ही तो मिलता है जो कि हमारा CaOH होल ट्वाइस होता है। करेक्ट। तो एक्वस को शो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग AQ यूज करते हैं। सिंबल हमारा क्या है, AQ। इसी तरह से अगर हम कभी भी यूज करना चाहें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताते हैं, जैसे रिएक्शन आपकी N2 + 3H2,
गिव्स 2NH3। तो ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ही कंप्लीट हो पाती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पर कंप्लीट हो पाती है। इसके लिए हम लोग प्रेशर को जब शो करते हैं तो प्रेशर के लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं ATM, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जितना भी हो सकता है, करेक्ट। ATM मीन्स होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। इसी तरह से अगर हमें कभी किसी भी रिएक्शन में गैस रिलीज होती हुई शो होती है तो हम लोग एक एरो बना करके यूज करते हैं, उसको शो करते हैं। अगर कभी कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे जब हम आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे। ओके, इसी का जो अगला पार्ट है उसमें आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब बताएंगे तो वहां पूरी डिटेल में आपको हर टाइप की रिएक्शन में उसकी फिजिकल स्टेट्स बताते चलेंगे, करेक्ट। अभी हम यहाँ पर केवल आपको उन सिंबल्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो प्रेसिपिटेट को हम लोग स्मॉल में PPT लिख देते हैं, और जनरली ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये सेटल डाउन हो जाता है। तो हम लोग उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो कि PPT में कन्वर्ट हुआ है, उसके सपोज ये X आपका मॉलिक्यूल जो कि PPT में कन्वर्ट हुआ है, तो हम लोग इसके आगे एक एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देते हैं। इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो गया है। जब रिएक्शन होती है प्रैक्टिकली टेस्ट ट्यूब में, तो उसको शो करने के लिए हम लोग रिएक्शन में इक्वेशन में लिख देते हैं, करेक्ट। तो फिजिकल स्टेट्स हमारी जो होती हैं वो किसी भी इक्वेशन को कंप्लीट कर देती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम किसी भी रिएक्शन के नेम के अकॉर्डिंग उसको लिख देते हैं कि उसमें कौन कौन से रिएक्टेंट्स यूज हुए, उनके नेम्स लिख दिए, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। फिर आई केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने उसमें सिंबल्स के फॉर्म में यूज किया। सिंबल का मतलब हो गया स्मॉल फॉर्मूलाज, शॉर्ट हैंड टाइप में यूज किया, तो केमिकल इक्वेशन बन गई। फिर हमने उसको क्या किया, बैलेंस कर दिया। जैसे ही बैलेंस कर दिया तुमको पता चल गया दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गया। उसके बाद हमने उसके फिजिकल स्टेट के सिंबल भी दे दिए, तब जाके हमारी कहीं केमिकल जो इक्वेशन थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ तक का जो आपका टॉपिक था उसमें आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताई गई कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेन एंड फिजिकल चेन, एंड हाउ कैन वी बैलेंस अ स्केलेटल इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद के जितने टॉपिक हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारी की सारी चीज आप एक साथ पढ़ लो, ठीक है। हर चीज को टाइम मैनेज करते हुए आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए, ताकि वो प्रॉपरली आपके ब्रेन में फीड होता जाए, करेक्ट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और उसी दिन आपके MCQs प्लस आपके PYQs और जितने जनरल क्वेश्चन है NCERT के वो कंप्लीट होंगे। तो इस चैप्टर का रिवीजन करते रहिए और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।